गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चैप्टर के बारे में स्टार्टिंग किए थे, जिसमें हम लोग सेल के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में भी कुछ नॉलेज को ग्रहण किए थे और सेल थ्योरी पर विशेष चर्चा की गई थी। इसी कड़ी में आज हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो उससे आगे का जो टॉपिक है वह है एन ओवरव्यू ऑफ सेल। ये होता क्या है एन ओवरव्यू ऑफ सेल? इसको आर्किटेक्चर ऑफ सेल भी कहा जाता है ना। क्या कह सकते हैं? तो आर्किटेक्चर ऑफ सेल भी कह सकते हैं इसे। एक्चुअली ये होता क्या है? तो सेल के बनावट का एक जनरल प्लान, यानी जितने भी कोशिकाएं होती है उन सब कोशिकाओं का एक सामान्य उसका बनावट होती है, जिसको पढ़ने के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए हम तो पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे ही, लेकिन ऐसे सेल में जितने भी सेल होते हैं उन सभी कोशिकाओं में तीन मुख्य रूप से भाग होते हैं, जिसको बारी बारी से आइए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला भाग जो होता है सेल में, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ए सेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स। सेल के 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। ए सेल कंसिस्ट्स ऑफ 3 पार्ट्स, जिसमें पहला भाग क्या है? तो इसमें सेल इन्वेलप क्या होगा ये? तो इन्वेलप लिख देते हैं, इन्वेलप। तो केवल इन्वेलप लिखने से क्या होगा? इसमें सेल इन्वेलप ज़्यादा समझ में आएगा। सेल इन्वेलप होता है। और दूसरा भाग जो होता है इसमें वह क्या है? तो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। और तीसरा भाग जो होता है वह इसमें साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो सेल इन्वेलप यह क्या होता है? तो देखिए, इन्वेलप का मतलब क्या? तो लिफाफा आप लोग जानते ही हैं, यानी कि बाहरी कवरिंग, बाहरी आवरण। तो इसमें बाहरी कवरिंग या बाहरी आवरण से मतलब क्या है? तो देखिए, इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, यानी ऑफ द सेल। यह सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जिससे सेल का सीमा रेखा तय होता है, यानी कि सेल को यह कवर करके रखता है बाहर से। तो यह आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सेल इन्वेलप कहें। अब इसमें क्या है? तो सेल तो अगर हम देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होंगे। तो अब यहाँ पर पहले हम प्लांट एनिमल सेल को लेते हैं। तो क्या होता है कि इसमें कि इन एनिमल सेल द आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट लिख देते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग इज द क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगा इसमें क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। किस केस में? तो एनिमल सेल के केस में। तो एनिमल सेल में अगर हम एक सेल का फिगर ले, एनिमल सेल का, तो ये बाहरी, सबसे बाहरी जो आवरण होता है, बाहरी जो कवरिंग होता है, जिसको हम सेल इन्वेलप भी कहते हैं, ये क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इन्वेलप में
लेकिन इसको हम दोनों को बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन इन प्लांट सेल क्या है कि इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में क्या होगा, तो द आउटर मोस्ट कवरिंग इज द सेल वाल, सेल वाल, जिसके अंदर में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी रहेंगे। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेंगे, लेकिन इसका सबसे बाहरी आवरण जो होता है वह क्या कहलाएगा, वह सेल वाल, जो कि ये रिजिड होता है, दृढ़ होता है, यानी कि मेम्ब्रेन से मजबूत कठोर। तो ये हो गया सेल वाल। अब इसके अंदर में क्या रहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। इसके अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद इसमें भी रहेगा। और प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरियल सेल है उसमें भी रहेगा। माने यहाँ पर प्लांट सेल है और दूसरा क्या, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो हो गए, है ना, प्रोकैरियोटिक सेल इसमें भी तो प्रोकैरियोटिक सेल में और प्लांट सेल में तो ये रहता ही है। यानी कि इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल सेल जो होता है, बैक्टीरियल सेल, इसमें भी सेल वाल रहते हैं और क्या होता है कि इसके अंदर भी मेम्ब्रेन होते हैं। तो आउटर मोस्ट कवरिंग हो गया एक, सेल इन्वेलप में क्या, तो जो सेल को बाहर से घेर करके रखे। तो एनिमल सेल के केस में आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन भी इसको हम कहते हैं। और प्लांट सेल के केस में आउटर मोस्ट कवरिंग इज द क्या होगा, सेल वाल हो जाएगा, जिसके अंदर में क्या रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अवस्थित रहता है। तो ये हो गया क्या, तो इसका एक इन्वेलप, इसको ध्यान में रखना है, सेल इन्वेलप। अब सेल इन्वेलप के बाद अब जनरल प्लान में ये तो प्रायः सभी सेल में पाए जाते हैं। आर्किटेक्चर देख रहे हैं, सेल के प्लान को देख रहे हैं कि जनरली सभी सेल में पाते हैं। अब इसके बाद दूसरा पदार्थ सेल में क्या होगा, इसमें दूसरा पार्ट, यानी पहला पार्ट तो हो गया 3 पार्ट्स में, पहला पार्ट सेल इन्वेलप हो गया, यानी बाहरी कवरिंग होगा ये। तो ये ध्यान रहे कि प्लांट सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या, तो जैसे बैक्टीरियल सेल हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सेल वाल रहेंगे बाहर से, उसके अंदर मेम्ब्रेन रहेगा। लेकिन एनिमल के केस में, एनिमल सेल के केस में क्या होगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। तो ये तो हो गया इन्वेलप की बात। अब क्या होता है, अब क्या है, तो अब आगे हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, जेनेटिक मटेरियल को हम देख लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल को देख लेते हैं। यहाँ पर ये हो गया आपका सेल वाल और यहाँ हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख दिए हैं क्योंकि यहाँ पर एक जगह लिखा हुआ है। और ये क्या, तो एनिमल सेल ध्यान में रखिएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लांट सेल हो जाएगा, प्लांट सेल। देखिए यहाँ पर सेल का फिगर नहीं बनाया जा रहा है, ये बात बता देते हैं कि यहाँ पर एक हम उसका डिजाइन लिए हैं। सेल तो हम डिटेल, या सेल हो या सेल का विभिन्न पार्ट हो, डिफरेंट उसका जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे पार्ट बाय पार्ट करके। लेकिन यहाँ पर एक डिजाइन लिया जा रहा है कि 3 पार्ट कौन कौन से मुख्य होते हैं, उसको समझाने के लिए हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम एक डिजाइन के रूप में डायग्रामेटिक फिगर लिए हैं। यहाँ पर ये फिगर वास्तविक नहीं है, आगे डिटेल बनेंगे, बताया जाएगा। जेनेटिक मटेरियल में अब आइए, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, तो जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली होता है डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, डीएनए। अब देखिए डीएनए का फुल फॉर्म पहले से जानते ही होइएगा कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। यह डीएनए क्या होता है,
तो यह डीएनए किस में, तो जो सेल यूकैरियोटिक में होंगे उसमें क्या होगा, तो इन यूकैरियोटिक सेल। अब ध्यान रहे यूकैरियोटिक सेल किसको कहेंगे, तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाए जाएंगे। हम अभी जस्ट देखते हैं, तो इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज एसोसिएटेड, संबद्ध रहता है, एसोसिएटेड जुड़ा रहता है किससे, तो विथ क्रोमोजोम्स के साथ क्या होता है कि ये संबद्ध रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, माने ये डीएनए क्रोमोजोम में मौजूद रहेंगे। आप लोग पढ़े होइएगा कि न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है कि क्रोमैटिन नेटवर्क रहता है जो सेल लीवर के समय में क्रोमोजोम के रूप में प्रकट यानी कि काफ़ी विजिबल हो जाता है क्रोमोजोम। तो क्रोमोजोम में ये डीएनए मौजूद रहता है जो कि ये जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये क्या होता है कि इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज एसोसिएटेड विथ क्रोमोजोम एंड लाइज, अवस्थित रहता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी हम कह सकते हैं दैट इज इन द न्यूक्लियस। कहाँ रहेंगे, तो इन द न्यूक्लियस रहेंगे। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियस हो गया, इसमें ये न्यूक्लियस हो गया, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और इसमें क्या है कि क्रोमोजोम मौजूद, क्रोमैटिन नेटवर्क रहेंगे, मौजूद रहेंगे, क्रोमोजोम के रूप में प्रकट बाद में होते हैं वो। और इसी में क्या होगा कि ये डीएनए इसी के साथ अपना उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए मौजूद रहता है, किसके साथ, तो क्रोमोजोम के साथ। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर में हो गया जेनेटिक मटेरियल, यानी कि इसमें क्या है, तो ट्रू न्यूक्लियस, माने कि ये जो सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में ये क्या होते हैं, इन द न्यूक्लियस, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी कि यह वास्तव में ट्रू न्यूक्लियस इसमें मौजूद रहते हैं। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी जेनेटिक मटेरियल रिमेन्स इनसाइड द न्यूक्लियस, ये ध्यान रखना है किसमें, यूकैरियोटिक सेल में। लेकिन यही जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा। तो पहली बात, तो प्रोकैरियोटिक सेल कहते किसको है, तो क्या, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए, अब यहाँ पर तो हम यही बताएंगे केवल कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस न रहने के कारण, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहने के कारण डीएनए जो होता है वह नेकेड रहेगा, यानी कि फ्री रहता है। क्या होता है यह कि इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए, है ना, रिमेन्स फ्रीली, यानी फ्रीली कहाँ, तो इन द साइटोप्लाज्म में रहता है। तो अब यहाँ पर एक अगर हम सेल ले, बैक्टीरियल सेल को इस तरह से हम ले, और इसमें क्या है, तो साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर चूँकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है जैसा कि बताए हैं, और हम इसके बाद जो पढ़ना है उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो सेल है उसका डिटेल अध्ययन करना है। लेकिन यहाँ पर चूँकि ज़रूरी है इसके बारे में चर्चा करना, इसलिए हम यहाँ पर कर दे रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है, डीएनए रिमेन्स फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म इन डेंस फॉर्म, है ना, किस रूप में, तो इन डेंस फॉर्म, काफ़ी सघन रूप में ये रहता है। तब हम उसको क्या कहते हैं, तो इसके केस में न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, माने आप लोग बताइएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल में
न्यूक्लियस जो होता है वह किस नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसमें जो डीएनए होंगे जेनेटिक मटेरियल वह काफ़ी डेंस रूप में रहेंगे और साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहेंगे। यानी कि यहाँ पर इसमें जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल ये इसमें रहेंगे डेंस फॉर्म में यहाँ पर, और इसमें रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, है ना, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ इसमें मौजूद रहेगा। और इसमें क्या हो गया, तो इसमें हो गया साइटोप्लाज्म में मौजूद ये रहेंगे, किसमें, तो प्रोकैरियोटिक सेल में। तो ये तो हो गया कि जेनेटिक मटेरियल, यानी कि यदि ऑर्गेनाइज्ड है न्यूक्लियस, यदि ऑर्गेनाइज्ड है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ट्रू न्यूक्लियस है, तो वह सेल कहलाएगा, कौन सेल कहलाएगा, तो यूकैरियोटिक सेल। जो कि ये प्लांट्स के केस में भी ऐसा होता है, प्लांट के केस में भी इस तरह से मौजूद इसमें भी रहेंगे, न्यूक्लियस में भी, इसमें भी मौजूद रहेंगे जेनेटिक मटेरियल, तो न्यूक्लियस के अंदर में। तो यहाँ इसमें भी न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है ऑर्गेनाइज्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, तो वो जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वह रिमेंस कहाँ, तो फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म इन डेंस फॉर्म, है ना, डेंस फॉर्म में काफ़ी सघन रूप से वो एग्रीगेट रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं। उसको हम न्यूक्लियस न कह करके न्यूक्लियाइड के नाम से पुकारते हैं, न्यूक्लियाइड्स इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो जेनेटिक मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रहा कि जेनेटिक मटेरियल किस तरह से व्यवस्थित इसमें रहते हैं। अब हम इसके बाद जेनेटिक सेल इन्वेलप हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया। अब एक और तीसरा पॉइंट को हम, सेल का जो तीसरा पार्ट है वह क्या होता है उसके बारे में हम लोग अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, सेल का तीसरा पार्ट जैसा कि पहले ही हम लिख दिए हैं, वह क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म होता है। तीसरा भाग जो इसका होता है वह क्या है, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, तो इट इज सेमी फ्लूइड सबस्टांस, यानी कि मटेरियल भी कह सकते हैं। तो ये सेमी फ्लूइड, सेमी का मतलब, सेमी माने क्या होता है, सेमी माने हेमी, हेमी मीन्स अर्ध माने आधा, माने हाफ, माने आधा अर्ध तरल, यानी गाढ़ा, काफ़ी गाढ़ा चिपचिपा ये पदार्थ होता है जो साइटोप्लाज्म के रूप में रहता है। तो इट इज क्या, तो सेमी फ्लूइड सबस्टांस दैट क्या, तो लाइज अवस्थित रहता है, लाइज बिटवीन सेल इन्वेलप, या कह सकते हैं इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल इन्वेलप एंड, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल इन्वेलप एंड न्यूक्लियर एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर रीजन। देखिए, यानी साइटोप्लाज्म कहाँ रहेगा, तो साइटोप्लाज्म जो देख रहे हैं यह इसमें, ये साइटोप्लाज्म इसमें भरा रहेगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, इसमें भी क्या होगा, इसमें भरा रहेगा साइटोप्लाज्म। तो इस प्रकार से इसको हिंदी में कोशिका द्रव कहा जाता है, कोशिका द्रव के नाम से इसको हम जानते हैं, कहते हैं। तो ये साइटोप्लाज्म क्या होता है कि सेमी फ्लूइड सबस्टांस होता है दैट लाइज बिटवीन सेल इन्वेलप एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर रीजन। तो सेल इन्वेलप और न्यूक्लियर रीजन के बाहर में, यानी सेल इन्वेलप जो हो गया उसके अंदर और न्यूक्लियर रीजन के बाहर में ये क्या होता है कि मौजूद रहता है। इसको क्या है कि एरिना भी कहा जाता है, यानी एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। ये क्या होता है कि इट इज द एरिना ऑफ, इसमें जोड़ सकते हैं कि इट इज द क्या, तो एरिना
ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। एरिना का मतलब क्या होता है, माने जैसे कि कोई योद्धा है, कुश्ती लड़ता है कहीं अखाड़ा में, तो उसके लिए भी ये एरिना का मतलब अखाड़ा होता है। ऐसे इसका वह साइट है, माने हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है वह साइटोप्लाज्म इज द साइट। साइट माने क्या, यही एरिना से मतलब है, एरिना से द साइट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, दैट इज एंड लिख सकते हैं एंड केमिकल रिएक्शंस। तो देखिए यानी कि सेलुलर एक्टिविटी जो होती है अर्थात केमिकल रिएक्शंस जो होती है, ये केमिकल रिएक्शंस जो देख रहे हैं यह वास्तव में केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ, माने साइटोप्लाज्म इज द साइट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम कह सकते हैं, या सेलुलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस। तो सेलुलर एक्टिविटीज जो होंगे या केमिकल रिएक्शंस जो होंगे वह कहाँ, तो ज़्यादातर ये वह जो रिएक्शन सब होते रहते हैं वह सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसलिए इसको एरिना कहा गया है। यानी कि मेन एक तरह से अखाड़ा कहिए। वास्तव में हम लोग तो समान ढंग से इस पर विचार भी हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन ये समझिए कि आपके शरीर के अंदर में जो सेल है उस सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म में काफ़ी तेज़ी से और कई तरह के केमिकल रिएक्शंस एक साथ होते रहते हैं और इसी एक्टिविटी के कारण सेल जिंदा रहता है। यदि ये केमिकल रिएक्शंस स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, तो सेल की मृत्यु हो जाएगी, और यदि सेल की मृत्यु हो जाएगी तो फिर उस जीव की भी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से सेल को जिंदा रहने के लिए और जिंदा कैरेक्टर को शो करने के लिए साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग ऑन सिमुल्टेनियसली, एक साथ कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये साइटोप्लाज्म जो है वह क्या तो काफ़ी महत्वपूर्ण घटक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सेल जो होते हैं, कोई अगर एक जनरल सेल का प्लान लिया जाए, आर्किटेक्चर देखा जाए या ओवरव्यू एक तरह से उसका एक प्लान देखें तो उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में क्या, तो सेल इन्वेलप सबसे बाहरी आवरण हो गया उसका, जेनेटिक मटेरियल जो कि उसके जेनेटिक मटेरियल वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को संपन्न कराना हो, तब चाहे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को जाना हो, एक सेल से दूसरे सेल में कैरेक्टर को जाना हो, इन सबों के लिए ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैरेक्टर को लेकर के भी जाता है, जो आगे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद तीसरा जो इसमें है कंपोनेंट घटक पार्ट, वह क्या है, तो वह है साइटोप्लाज्म। यह साइटोप्लाज्म जो है वह एक प्रकार एक साइट है, एक स्थान है जिसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। यह सेमी फ्लूइड सब्सटेंसेज होता है जो भरा रहता है, मौजूद रहता है कहाँ, तो इन्वेलप के अंदर और न्यूक्लियर रीजन के बाहर, यानी कि इनसाइड द इन्वेलप एंड आउटसाइड द न्यूक्लियर रीजन। तो ये तो हो गया यानी कि सेल का आर्किटेक्चर, यानी कि ओवरव्यू ऑफ ए सेल। इस सेल का एक किस तरह से बनावट होती है मोटा मोटी तौर पर, इसको हम जानें। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेल का शेप और साइज कैसा होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा है उसमें, ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। अब नेक्स्ट जो सेल से संबंधित थोड़ा सा 2 पॉइंट और है, देख लेते हैं। वह है क्या, तो सेल शेप। तो यह क्या है, तो शेप जो होता है कि शेप ऑफ द सेल में बी डिफरेंट ना, यानी कि वह अलग अलग हो सकता है। मैंने क्या होता है कि शेप ऑफ द सेल में भी डिफरेंट क्या हो सकता है, तो वह हो सकता है डिफरेंट, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए ओवल हो सकता है कोई सेल, मतलब कि अंडाकार हो सकता है, कोई स्फेरिकल हो सकता है,
यानी कि गोलाकार हो सकता है इस तरह से, कोई इसमें हो सकता है कि रेक्टेंगुलर हो, रेक्टेंगुलर सेल हो सकता है, स्टार शेप हो सकता है, यानी कि जैसा कि न्यूरॉन में आप लोग देखते होइएगा, न्यूरॉन के सेल में इस तरह से लोअर क्लास में पढ़े होइएगा, बनाना भी पढ़ा होगा न्यूरॉन के बारे में, इस तरह से बहुत सारा इसमें रहते हैं, डेंड्राइट, डेंड्रॉन, इस तरह से। तो क्या होता है कि ये स्टार शेप हो सकते हैं, पॉलीगोनल सेल हो सकता है ना, यहाँ पर इसको है ना पॉलीगोनल हो सकता है, पॉलीगोनल सेल हो सकता है, यानी बहुभुजाकार, है ना। इस तरह से प्लांट वगैरह में भी देखने को आप लोग को प्याज वाज के सेल उन सब में देखते होइएगा, तो पॉलीगोनल सेल है, या फिर इरेगुलर शेप हो सकता है उसका, है ना, क्या हो सकता है, तो सेल का शेप इरेगुलर भी हो सकता है, अनियमित आकार का, इरेगुलर शेप भी हो सकता है, माने अनियमित आकार का भी सेल का शेप हो सकता है। जैसे अब अमीबा ये सब है तो सबका क्या कहिएगा, वह इरेगुलर हो सकता है। फिर और क्या, तो क्यूबॉइडल हो सकता है ना, क्यूबॉइड के तरह हो सकता है, कॉलमनर हो सकता है, माने कई तरह का सेल का शेप जो होता है वह डिपेंड करता है उसके फंक्शन पर। प्रायः क्या है कि सेल जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं और वो मिल जाते हैं, और उनका वो फंक्शन जो होता है उसी अनुरूप तय होता है। तो ये तो हो गया कि सेल का शेप, माने कई तरह का शेप का सेल ये हो सकता है, ठीक है ना। स्पेंडिल शेप है, चाहे इरेगुलर में अमीबा इस सब में भी देखते हुए कि उसका शेप कोई फिक्स नहीं रहता है, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स है। तो इस प्रकार से ये सेल का शेप हो गया। अब साइज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हो गया कि आपका सेल शेप। दूसरा नेक्स्ट इसमें लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, सेल साइज। देखिए सेल का साइज जो होता है तो जनरली सेल स्मॉल ही होते हैं, है ना। क्या होता है कि जनरली सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, साइज में ये काफ़ी छोटे होते हैं। फिर भी स्मॉलेस्ट सेल क्या होंगे, तो स्मॉलेस्ट सेल जो होते हैं वह माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलर सेल जो होंगे माने सॉरी स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो ज्ञात है उसमें क्या, तो माइकोप्लाज्मा। इसको PPLO, PPLO भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। ये काफ़ी छोटे होते हैं कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल में आते हैं। यानी सेल साइज में जनरली क्या है कि सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, लेकिन स्मॉलेस्ट सेल क्या होंगे, तो माइकोप्लाज्मा, जिसको PPLO यानी प्ल्यूरो PLEURO लिखा हुआ है, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका जो साइज होता है वह क्या, तो 0.3 माइक्रोन मीटर होता है। ऐसे सेल ये स्मॉलेस्ट में है, लेकिन बैक्टीरियल सेल भी छोटे ही होते हैं, लेकिन इससे उसका साइज बड़ा होता है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया का साइज क्या हो सकता है, तो उसमें तो वो 0.3 से ले, इसमें 3 से लेकर के कह सकते हैं, 3 से लेकर के कितना, तो 5 माइक्रोन मीटर तक होता है। अगर हम RBC रेड ब्लड सेल्स की बात करें, RBC रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो ये लगभग 7 माइक्रोन मीटर होता है। तो ये सब सेल पहले ही बता दिए कि स्मॉलर होता है साइज में, लेकिन फिर भी सबसे छोटी कोशिका जाननी चाहिए हम लोगों को और याद भी रखनी चाहिए। वह क्या, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा या प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक तो ये हो गया क्या, तो स्मॉलेस्ट सेल में। लेकिन अगर हम इससे आगे देखें, लार्जेस्ट सेल की बात करें, तो लार्जेस्ट सेल में जो बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका, वह क्या, तो वह
ऑस्ट्रिच एग, है ना, यानी कि ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग एक पक्षी, विशालकाय पक्षी होती है, उसका अंडा काफ़ी बड़ा, अंडा भी एक कोशिका ही है। यानी हम लोग अंडा को देखे हैं तो उस तरह से क्या है कि अंडा जो है वह क्या है, तो एक सेल ही है। तो इसलिए लार्जेस्ट सेल जो विजिबल है, जो दिखाई देता है, तो वो क्या है कि लार्जेस्ट सेल जो होंगे वह ऑस्ट्रिच एग होंगे, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। इसका साइज लगभग कितना, तो इसका साइज 17.5 इंटू कितना, तो 15 सेंटीमीटर, है ना, इतना सेंटीमीटर टू इतना सेंटीमीटर, ये क्या कि 15.5 इंटू 15, तो ये सेंटीमीटर, इतने बड़े सेंटीमीटर में, यहाँ देखा ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर में इतना होता है। तो ये तो हो गया कि लार्जेस्ट सेल में। लेकिन अगर हम लॉन्गेस्ट, लंबाई में लॉन्गेस्ट सेल की बात अगर करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें न्यूरॉन सेल होंगे। न्यूरॉन, इसको हम नर्व सेल भी कहते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 90 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक इतना लंबा ये हो सकता है मनुष्य के शरीर में। लेकिन जिराफ के गर्दन में तो और भी काफ़ी लंबे ये होते हैं। तो यानी कि लार्जेस्ट सेल की अगर बात हो तो उसमें याद रखना है आप, लॉन्गेस्ट सेल की बात हो तो उसमें याद रखना है न्यूरॉन सेल। लार्जेस्ट सेल की बात हो तो ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल की बात हो तो माइकोप्लाज्मा। और सेल शेप में तो ओवल, स्फेरिकल या रेक्टेंगुलर, स्टार शेप्ड, पॉलीगोनल, इरेगुलर या क्यूबॉइडल या स्पिंडल शेप्ड, कई तरह के हो सकते हैं। यानी कि स्पिंडल शेप्ड, है ना, स्पिंडल शेप्ड, तो इस प्रकार से कई तरह का स्पिंडल, जैसे मांसपेशी में स्मूथ मसल्स जो होते हैं उसमें पढ़िएगा आगे, तो इस तरह से क्या होता है कि ये स्पिंडल शेप, कई तरह के सेल आकृति में हो सकते हैं। तो आज हम लोग इतना ही सीखते हैं और आप लोग इसको अध्ययन कीजिएगा और आप लोग को बताना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, बड़ी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, और जो प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल जो मौजूद रहते हैं डेंस एक मास के रूप में, समूह के रूप में, उसको क्या कहा जाता है। यानी हम यूकैरियोटिक के केस में तो हम न्यूक्लियस उसके अंदर में रहता है, न्यूक्लियस उसके लिए बोलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में न्यूक्लियस के स्थान पर क्या होता है आप लोग को ये बताना है। ठीक है, हम दूसरे क्लास में इससे आगे का जो टॉपिक है उसको लेकर के आएंगे। तब तक पढ़िए। थैंक यू, शुभकामनाएं।